जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पे टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था जो उसका थोड़ा आपको रिवीजन करा देते हैं, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों इससे पहले वाले में मैंने आपको 6th और 7th पंचवर्षीय योजनाएं करा दी थी और छठी पंचवर्षीय जो योजना थी, 6वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो कि आपकी स्टार्ट हुई थी 1980 से लेकर 1985 तक, और जिसमें दोस्तों जिसका उद्देश्य जो था औद्योगिकीकरण एवं रोजगार में वृद्धि करना था। इसका जो उद्देश्य था औद्योगिकीकरण एवं रोजगार में वृद्धि वृद्धि करना था और गरीबी का उन्मूलन करना था। यह छठी पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था। और दोस्तों इसी छठी पंचवर्षीय योजना में ही आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और आपका इसी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और आपकी एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। आपका 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और आपकी 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना की गई थी। और साथ ही साथ में दोस्तों 2 अक्टूबर 1980 में आपके एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए थे, जिसे IRDP कहते हैं, और जो कि गांव के विकासों के लिए काम करते हैं। गांव के विकास के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम चलाए गए थे जिन्हें हम IRDP कहते हैं। और इसके बाद दोस्तों 1984 में आपकी इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके उनके पुत्र जो होते हैं राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और जब दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर आपके जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राजीव गांधी जी होते हैं। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी 1985 से शुरू होकर 1990 तक दोस्तों ये दूसरी 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। और जिसका उद्देश्य था आपका छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, औद्योगिकीकरण एवं रोजगार में वृद्धि तथा गरीबी में उन्मूलन था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो रोजगार एवं खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि था। रोजगार एवं खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि था। और इस 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या क्या घटनाएं देखने को मिली थी उनके बारे में बात करते हैं। इसका जो नारा था, नारे की अगर हम बारे में बात करते हैं तो रोजी रोटी एवं उत्पादकता का नारा था इसमें। यानी दोस्तों जो रोजी रोटी है और उत्पादकता में वृद्धि हो, तो यह दोस्तों इसका नारा था। और 1986 में दोस्तों यहाँ पर स्पीड पोस्ट की स्थापना की गई थी, जो कि आपके जो लेटर हुआ करते थे उनको और तेज़ी से भेजने के लिए स्पीड स्पीड पोस्ट प्रारंभ किए गए थे। और 1987 में दोस्तों आपकी ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। ट्राइफेड दोस्तों जो जनजाति लोग होते हैं वो अपने उत्पादन जो भी करते हैं उनके उत्पादनों को प्रमोट करने के लिए यह ट्राइफेड संस्था बनाई गई थी 1987 में। और साथ ही साथ में दोस्तों और भी यहाँ पर 1985 में आपके इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई थी। 1989 में आपके जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी। और 1989 में दोस्तों आपके 1989 में भी एक नेहरू रोजगार योजना चलाई गई थी। और ये 1985 में आपकी इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई थी। और दोस्तों इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना में सेबी की स्थापना की गई थी, जिसे हम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इस तरीके से दोस्तों 12 अप्रैल 1982 में सॉरी दोस्तों 1988 में आपकी यह स्थापना इसकी की गई थी। और जो कि आपका शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, इसका काम होता है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना। अब दोस्तों जब 7वीं पंचवर्षीय योजना जो थी जब यह खत्म हो गई थी, तो इसके खत्म होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आर्थिक यानी कि यहाँ पर राजनीतिक भी संकट देखने को मिल रहे थे और आपके आर्थिक संकट भी बहुत ज़्यादा थे। आर्थिक संकट में दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे देश में जो ऐसी स्थिति हो गई थी कि मात्र यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा भंडार था मात्र 15 दिनों के लिए ही बचा था कि हम विदेशी जो व्यापार है मात्र 15 दिनों तक ही कर सकते हैं। तो मात्र हमारी
हमारी जो अर्थव्यवस्था थी दोस्तों पूरी ग्रस्त हो चुकी थी। इसलिए हमारी भारत सरकार आईएमएफ से दोस्तों आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए लोन लेने जाती है, तो लेकिन आईएमएफ मना कर देती है, कहती है कि हम उस शर्त पे देंगे कि आपको कुछ बदलाव अपने देश के अंदर करने पड़ेंगे। और इसलिए दोस्तों इन बदलावों को ध्यान में रखने के लिए अ, इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए भारत सरकार ने कुछ बदलाव भी किए थे। तो दोस्तों 1990 के बाद से जब हमारे देश में आर्थिक संकट और राजनीतिक संकट देखने को मिल रहे थे, तो भारत सरकार ने योजना अवकाश घोषित कर दिया था। यानी दोस्तों 1990 से 92 तक योजना अवकाश चला था। 1990 से लेकर 1992 तक सरकार की स्थिति खराब थी, जिसकी वजह से सरकार ने योजना अवकाश घोषित कर दिया था। और इसी इसी के बीच में दोस्तों आपकी नई आर्थिक नीति आई थी, नई आर्थिक नीति, और जिसको हम दोस्तों आप कह सकते हो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से इसको हम जानते हैं। और जो दोस्तों जो आईएमएफ ने बदलाव की बात कही थी उसके उसकी वजह से दोस्तों भारत में नई आर्थिक नीति आई थी। और इन नई आर्थिक जो नीति थी इसमें दोस्तों नई आर्थिक नीति में कुछ बदलाव किए गए थे। नई आर्थिक नीति जो आई थी उन जो बदलावों की बात कर रही थी तो दोस्तों आईएमएफ, और भारत में जो बदलाव देखने की बात जो हो रही थी, बदलावों को देखते ही 1991 में ये 1991 में आपकी आर्थिक नीति लागू की गई थी। और आपके दोस्तों बदलाव क्या क्या थे, ये आपकी 1991 में आपकी नई आर्थिक नीति जब लागू हो गई थी तो इसमें बदलाव हमारे देश में क्या क्या थे। और ये जो बदलाव थे दोस्तों, इन्हीं बदलावों को एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, जिन्हें हम एलपीजी रिफॉर्म कहते हैं, यानी कि सुधार कहते हैं। ये जो बदलाव थे देश में दोस्तों, ये बदलाव जो देश में किए जाने थे, और उन्हीं उन्हीं बदलावों को हम दोस्तों एलपीजी रिफॉर्म्स या एलपीजी नीति के नाम से जानते हैं। और जो हमारी ये नई आर्थिक जो नीति थी दोस्तों, इसके अंदर हमें तीन बदलाव, हमने बहुत बड़े बड़े तीन बदलाव किए थे। पहला जो बदलाव था वो जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, और दूसरे बदलाव को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, तीसरे बदलाव को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अगर दोस्तों लिबरलाइजेशन के बारे में बात करें, ये क्या होता है, इसमें दोस्तों जो सरकार की जो पाबंदियां जो थी, उनको पाबंदियों को हटा दिया था, यानी कि यहाँ पर लाइसेंस प्रणाली को ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। और हालांकि कुछ ऐसे जो खतरनाक जो उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस प्रणाली को रखा था। और दोस्तों दूसरा जो प्राइवेटाइजेशन था, इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर सरकार के पास पहले बहुत सारे सरकारी उद्योग हुआ करते थे। पहले जितने भी उद्योग थे वो सब सरकार के अधीन काम करते थे, सरकार के अंडर में आते थे। लेकिन इन उद्योगों को प्राइवेट कर दिया गया था, प्राइवेट करना शुरू कर दिया था सरकार ने। और ग्लोबलाइजेशन में दोस्तों ये था कि दूसरे देशों की कंपनियां भी भारत में आके वो व्यापार अपना, यानी कि अपने सेवाएं देने लगी थी, यानी कि यहाँ पर अपने उद्योग चलाने लगी थी। तो यानी कि दूसरे देश से अपने देश में जब दोस्तों कोई कंपनी आती है और वो अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जारी करती है, यानी रोजगार देती है लोगों को, आर्थिक स्थिति सही करती है, तो वही आपका वैश्वीकरण कहलाता है। और ये इसी तरीके से दोस्तों इसी तरीके से हमें हमारे भारत में ये तीनों रिफॉर्म्स या तीनों आपके बदलाव देखने को मिले थे। उसके बाद हमारे भारत की आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी हुई थी। तो वही दोस्तों पॉइंट है, 1990 से 92 में योजना अवकाश आपका चला था। और 1990 और 92 वाला ये आपका दूसरा दूसरा आपका योजना अवकाश था। और इसी योजना अवकाश के बीच में ही दोस्तों 1991 में आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट किया गया था, जिसमें दोस्तों तीन बदलाव देखने को मिले थे। ये आपकी जो न्यू आर्थिक नीति थी, इसमें दोस्तों तीन बदलाव देखने को मिले थे, एक एल, एक पी और एक जी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर दोस्तों हमारी फिर उसके बाद अगली 8वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है। और 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यह दोस्तों हमारी 1990 में शुरू होकर 1997 तक यह चलती है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं इस हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना से पहले दोस्तों ये जो हमारे जब यो योजना अवकाश लग गया था 1990 से 92 तक,
तो इसी दौरान इसी इसी योजना विकास के दौरान हमारे देश के अंदर ये फिर आपकी नई आर्थिक नीति जोड़ी गई थी। इसमें जो 3 बदलाव देखने को मिले थे, फिर इन्हीं को आगे ध्यान में रखकर हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट की गई थी, और जो कि आपकी समाप्त जो हुई थी 1997 में यह समाप्त हुई थी। और इसका जो उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का, इसका जो उद्देश्य था इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि मानव संसाधन का विकास करना था। मानव संसाधन की बारे में बात करें तो ये क्या क्या होते हैं दोस्तों। मानव संसाधन में दोस्तों आपका सबसे पहले शिक्षा आता है, यानी कि शिक्षा पर बहुत ज़्यादा काम करना था भारत सरकार को, और साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य पर भी बहुत ज़्यादा सरकार को काम करना था, इस पे भी बल दे रही थी सरकार। तो और रोजगार पर, इन तीनों को दोस्तों हम मानव के संसाधन कहते हैं। इन तीनों संसाधनों पर सरकार को बहुत ज़्यादा विकास करने की ज़रूरत थी। और इसका जो दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था कि हमको जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर थी दोस्तों, इसका जो लक्ष्य था वो 5.6% था। लेकिन हमने अपने लक्ष्य से ज़्यादा दोस्तों प्राप्ति की, अचीवमेंट जो था वो 6.8% अचीवमेंट था। इसलिए यह दोस्तों पंचवर्षीय योजना यह सफल भी हुई थी। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं इसमें और भी ज़्यादा कार्य जो हुए थे, एक दूसरा काम जो हुआ था औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण किया गया था। यानी दोस्तों आधुनिकीकरण के जो तरीके थे, आधुनिक तरीके से दोस्तों हम अपने उद्योगों को अब बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे थे। यहाँ पर नई नई तकनीकों को दोस्तों अडॉप्ट किया जा रहा था, और भारत में दोस्तों नई नई तकनीकों का भी प्रयोग किया जा रहा था कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी लाई जा रही थी, जिससे हमारे उद्योगों का और अच्छी तरीके से विकास हो, आधुनिकीकरण हो। यह भी दोस्तों इसका दूसरा काम था आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना का। तीसरा काम था 1993 में जो दोस्तों प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई थी, और यह बहुत इम्पोर्टेंट योजना थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई थी, और 1 जनवरी 1995 में दोस्तों भारत WTO का सदस्य भी बना था। WTO क्या होता है दोस्तों, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसे विश्व व्यापार संगठन के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों नेक्स्ट जो काम हुआ था 1995 में ही, 15 अगस्त 1995 में MDM स्टार्ट किए गए थे, जिन्हें हम मिड डे मील कहते हैं, यानी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कहा जाता है, जो सरकारी स्कूल में दोस्तों बच्चों को दिया जाता है मिड डे मील। सरकारी स्कूल जो होते हैं दोस्तों, इनमें बच्चों को जो लंच हो जाता है उस टाइम पर जो खाना दिया जाता है उसी को हम मिड डे मील कहते हैं। अब दोस्तों 20 मार्च 1993 में एक और काम हुआ था, जो कि आपका राष्ट्रीय महिला कोष खोला गया था। राष्ट्रीय महिला कोष खोला गया था दोस्तों। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रीय महिला कोष क्या होता है कि ये महिलाओं को लोन प्रोवाइड करता था। महिलाओं को लोन प्रोवाइड करता था। आपका राष्ट्रीय महिला विकास जो था वो महिलाओं को लोन प्रोवाइड करता था। इस तरीके से दोस्तों हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से स्टार्ट होकर 1997 तक चलती है, और 1992 से स्टार्ट होकर 1997 तक ये दोस्तों हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना चली। अब इसके बाद जो शुरू हुई थी वो 9वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। अब 9वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो यह भी दोस्तों 5 वर्षों की थी। यह 1997 से स्टार्ट होकर शुरू होकर 2002 तक इससे यह पंचवर्षीय योजना चलती है। और 9वीं पंचवर्षीय योजना का अगर हम दोस्तों ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, यानी कि विकास दर के बारे में बात करें हम, इसकी जो विकास दर थी, इसका जो टारगेट रखा गया था वो 6.5% ही रखा था, लेकिन जो अचीवमेंट हुआ था 9वीं पंचवर्षीय योजना में वो 5.5% अचीवमेंट हुआ था। लगभग ये दोस्तों सफल ही हुई थी। आप कह सकते हो ये लगभग सफल हुई थी आपकी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका जो फोकस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो इसका फोकस जो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समता के साथ विकास करना था, यानी न्याय के साथ कुछ भी वितरण किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और विकास भी होना चाहिए एक समानता के आधार पर। समता का मतलब होता है दोस्तों समानता। विकास जो होना चाहिए
वो समानता के आधार पर विकास होना चाहिए। और इसी नौवीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपके केसीसी शुरू किए गए थे। केसीसी क्या होता है दोस्तों? केसीसी आपके नौवीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च किए गए थे। इसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर बात करें तो इसको किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से जाना जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, किसान क्रेडिट योजना क्या होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो किसान क्रेडिट योजना को अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह किसानों को सस्ती ब्याजों पर किसानों को सस्ती ब्याज पर पैसा उपलब्ध कराता है। किसानों को सस्ती ब्याज पर जमीन के बेसिस पर लोन मिल जाता है। किसानों को दोस्तों सस्ती ब्याजों पर आपके ज़मीन के बेसिस पर लोन आसानी से मिल जाता है। तो इसी को हम दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि दोस्तों किसानों को सस्ती ब्याजों पर ज़मीन के आधार पर लोन आसानी से मिल जाता है। और यह दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की अगर शुरुआत की बात करें तो 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। सरकार दोस्तों इन किसान भाइयों को जितना लोन तो दे देती है, लेकिन बैंक इसलिए देती है क्योंकि अपने किसान कृषि से संबंधित और अच्छे सुधार कर सके। लेकिन वो ज़्यादातर किसान अपनी ज़मीनों पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, अपने पर्सनल खर्चों में ही उस लोन को प्रयोग कर लेते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं, जो सरकार जो होती है वो इन किसान किसान लोगों को किसान भाइयों को सस्ती ब्याज पर ही पैसा उधार इनको मिल जाता है बैंक से आसानी से। तो इसी को हम क्रेडिट कार्ड केसीसी कहते हैं। और नेक्स्ट जो काम हुआ था दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1999 में दोस्तों यहाँ पर भारत और पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था। यानी इंडिया और दोस्तों यहाँ पाकिस्तान से युद्ध हो गया था, जिसको युद्ध कहते हैं, कारगिल वॉर कहते हैं, जो कि आपका 1999 में हुआ था। और जो कि आपका दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। इसलिए थोड़ा यहाँ पर अचीवमेंट थोड़ा परसेंटेज कम रहा था, हालांकि सफल ही मानते हैं इसको। और यहाँ पर इस दोस्तों युद्ध में बहुत ज़्यादा भारत का नुकसान भी हुआ था। और इसमें जो दोस्तों हमारी भारत सरकार की जो आर्मी है दोस्तों, आर्मी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है विजय। इस ऑपरेशन विजय के द्वारा ही हम दोस्तों कारगिल युद्ध को जीत पाए थे। और दोस्तों ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्तों एक सेना के द्वारा, हमारे जो भारत की जो सेना है उस सेना के द्वारा जब कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई को हम दोस्तों ऑपरेशन नाम दे देते हैं। यानी कि सेना के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसी दोस्तों हम कार्रवाई को ऑपरेशन नाम दे देते हैं। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इस नौवीं पंचवर्षीय योजना में, जो कि आपकी 97 से 2002 तक चली थी। इसमें 1 नवंबर 2000 में दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान चलता है। और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है दोस्तों सब पढ़ें और सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान वो होता है जिसमें दोस्तों आप सरकारी स्कूल में भी देखा होगा, वहाँ पर एक कलम बनी होती है, उस कलम पर दोस्तों दो लोग बैठे भी होते हैं, उस पर लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान। और उसमें भी ये भी लिखा होता है दोस्तों कि सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें। सर्व शिक्षा अभियान को चलाया गया था जिसका मतलब होता है सब पढ़ें और सब बढ़ें। और नेक्स्ट दोस्तों 1999 से लेकर 2000 में 99 से लेकर 2000 तक दोस्तों एक योजना स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था स्वर्ण जयंती रोजगार योजना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जो कि 99 से 2000 तक स्टार्ट हुई थी। अब दोस्तों इसके बाद हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1992 से लेकर 1997 से लेकर 2002 तक दोस्तों ये हमारी नौवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अब दोस्तों इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, जो कि आपकी 2002 से स्टार्ट होकर 2007 तक ये परियोजना चलती है। और यहाँ पर दोस्तों 2002 तक, यहाँ पर आपके 2004 तक आपके जो प्रधानमंत्री थे वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उसके बाद आपके मनमोहन सिंह जी बन गए थे। फिर उसके बाद जो पीएम बने थे दोस्तों वो आपके मनमोहन जी बने थे 2004 के बाद।
अब दोस्तों इसमें जो सरकार का जो टारगेट रखा गया था ग्रोथ रेट के लिए, विकास दर जो थी, वो विकास दर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरकार की विकास दर का जो टारगेट था वो 8% का रखा था। लेकिन सरकार ने जो अचीवमेंट किया था वो 7.6% अचीवमेंट किया था, हालांकि कह सकते हो सफल हुई थी लगभग में। और इसका जो उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का, जो उद्देश्य ये था कि सामाजिक न्याय एवं समता के साथ आर्थिक विकास करना। सामाजिक न्याय होना चाहिए समता के साथ दोस्तों, यानी कि समानता के साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए। यह इसका दोस्तों एक उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था। और इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों नरेगा नरेगा एक्ट चला था, नरेगा एक्ट आया था। अब दोस्तों नरेगा एक्ट आपका, अगर नरेगा के बारे में बात करते हैं, नरेगा जो एक्ट आया था आपका 2005 में पास हो गया था, 2005 में। यहाँ पर दोस्तों नरेगा की स्पेलिंग ये हो जाएगी NREGA, जिसकी फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आया था 2005 में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कहते हैं। और आया यह एक्ट दोस्तों 2005 में था, यानी कि संसद से जो पास हुआ था वो आपका 2005 में हो गया था। लेकिन यह लागू जो हुआ था फरवरी 2006 में, फरवरी 2006 में इसको लागू किया गया था। और ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दोस्तों यह लागू किया गया था नरेगा स्कीम। और नरेगा यह एक्ट आया आपका 2005 में दोस्तों, और संसद से ये पास हुआ था। फिर उसके बाद इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर शहर से इसको सर्वप्रथम लागू किया गया था। और उसके दोस्तों कुछ साल बाद इसका नाम परिवर्तन हो गया था, 2 अक्टूबर 2009 में। और 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों यहाँ पर इसका नरेगा का नाम चेंज कर दिया गया था। और इसके नरेगा से पहले एक दो वर्ड, यानी कि दो दो लेटर जोड़ दिए गए थे, एक जिसका नाम था M और दूसरा G, जिसका मतलब होता है दोस्तों महात्मा गांधी। यानी कि नरेगा के पहले जो दोस्तों MG को जोड़ दिया गया था, इसलिए फिर इसको मनरेगा पढ़ा जाने लगा। और मनरेगा का जो मतलब होता है दोस्तों, गांव के लोगों को 100 दिनों के लिए काम देगी। हमारी जो सरकार होगी वो 100 दिनों के लिए काम देने के लिए गारंटी देती है। इस मनरेगा का जो मेन मोटो होता है, जो हमारी सरकार है वो हमारे जो लोग हैं उन, यानी कि जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए 100 दिनों के लिए काम देगी सरकार। उम्मीद करता हूँ कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट दोस्तों फिर हमारी 2000, यानी कि जो 2002 से यह हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। और इसके बाद 2007 में यह पंचवर्षीय योजना हमारी चली। फिर 2007 के बाद दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई उसको हम कहते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब 2000 दोस्तों 2007 के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, और जो कि आपकी शुरू हुई थी दोस्तों 2007 से शुरू होकर 2012 में इसको समाप्त कर दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना को। और इसका जो उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, यह फोकस था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना। इसका फोकस था तीव्र यानी कि बहुत तेज, और अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा दोस्तों। समावेशी का मतलब होता है, समावेशी विकास का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हो सबका समान रूप से विकास करे सरकार। यानी दोस्तों समावेशी का मतलब संपूर्ण विकास होना चाहिए, सरकार संपूर्ण विकास करे और रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान करे और शिक्षा के अवसर भी प्रदान करे। और यानी कि सबका समान रूप से विकास विकास करे सरकार। यानी ऐसा विकास ही आपका समावेशी विकास कहलाता है। सबका समान रूप से विकास करे सरकार, और ऐसा ही आपका विकास समावेशी विकास कहलाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर हम दोस्तों इसकी विकास दर के बारे में बात करें, इसकी जो विकास दर थी यानी कि ग्रोथ रेट जो थी, वो सरकार ने टारगेट रखा था 9% का, लेकिन अचीव जो किया था वो आपका 8% अचीव किया था। ये भी दोस्तों सफल ही हो गई थी लगभग में, आप कह सकते हो। और इसके अंदर जो जो दोस्तों काम किए गए थे वो आपको उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाना था। यानी कि दोस्तों यहाँ पर लोगों को और उच्च शिक्षा में दोस्तों और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा था कि आप और उच्च ऊंची शिक्षा को प्राप्त करें और अच्छे
आप उच्च शिक्षा में अपना एडमिशन लें। इस तरीके से उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाया जा रहा था। और नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, कृषि का विकास भी यहाँ पर 4% देखने को मिला था। कृषि का जो विकास है वो 4% देखने को मिला। और उद्योगों का भी विकास यहाँ पर 10% देखने को मिला था। और सेवाओं का विकास भी 9% देखने को मिला था। ये इम्पोर्टेंट है तीनों, कृषि 4%, और उद्योग का विकास हुआ था 10%, सेवाओं का 9% हुआ था। और यहाँ पर दोस्तों दूसरा एक काम और था, लैंगिक असमानता को कम करना था। यानी दोस्तों जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव थे उनको कम करना था। जैसे महिलाएं कम हैं दोस्तों, पुरुष ज़्यादा हैं, तो इस अनुपात को दोस्तों थोड़ा यहाँ पर कम करना था। यानी कि उनके चाहे कामों से रिलेटेड, चाहे उनके रहने से रिलेटेड जो असमानताएं हमारे देश के अंदर थी, उन असमानताओं को, यानी कि उन इनक्वलिटी को कम करना था, उन असमानता को कम करना था। और नेक्स्ट जो काम हुआ था 2009 में दोस्तों, यहाँ पर एक स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा सभी लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। ये इसका दोस्तों एक 2009 में एक और काम जोड़ा गया था। अब इसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट जो यानी कि आप कह सकते हो जो पंचवर्षीय योजना थी, जिसे हम 12वीं पंचवर्षीय कह सकते हैं, और ये हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। ये हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना है दोस्तों। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम 12वीं पंचवर्षीय योजना कहते हैं, और जो कि आपकी 2012 से स्टार्ट होकर 2017 तक यह चली थी। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पंचवर्षीय योजना दोस्तों समझ में आएगी। इसका जो दोस्तों मेन उद्देश्य जो था, यहाँ पर दोस्तों जो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो मेन उद्देश्य था वो तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास करना था। और यहाँ पर जो आर्थिक विकास देखने को मिला था वो आपका 8% देखने को मिला था। और दोस्तों तीव्र, अधिक, समावेशी का मतलब क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो समावेशी के मतलब में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर सबका समान रूप से विकास करे कोई भी, तो ऐसे विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि यहाँ पर सरकार ही करेगी सबका समान रूप से विकास, तो ऐसे इस प्रकार के विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। अब जैसे आप चाहे दोस्तों, चाहे उसको हम बुनियादी चीज़ों का विकास हो, चाहे सरकार बुनियादी जो बेसिक चीज़ हैं वो बुनियादी चीज़ों का विकास हो, तो ये भी हमारा समावेशी विकास में आएगा। चाहे दोस्तों शिक्षा का विकास हो, तो शिक्षा भी दोस्तों सबके लिए एक साथ समान रूप से विकास किया जाएगा। शिक्षा का विकास सरकार करे या रोजगार के अवसर प्रदान करे, तो ये जितने भी दोस्तों आपके विकास हैं ये सभी के सभी जब समान रूप से सरकार इनका समान रूप से जब विकास करती है सरकार, तो इस प्रकार के विकास को हम समावेशी विकास कहते हैं। अब दोस्तों ये धारणीय विकास क्या होता है, धारणीय विकास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो धारणीय विकास ऐसा विकास होता है जो कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। यानी दोस्तों धारणीय विकास के बारे में अगर हम बात करें, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आने वाली आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करना होता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे कि दोस्तों अगर हम अभी जो हमारा वाटर जो होता है, वाटर को अगर हम दोस्तों अभी 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 सब यूज कर लेंगे, सब खत्म करके बराबर कर देंगे, तो फिर जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होंगी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। इसलिए अभी से ही पानी को सेव करना चाहिए, उसको सुरक्षित करना चाहिए, उसका कम ज़्यादा यूज फालतू में ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बचा के रखना चाहिए। उसके लिए विकास करें, पानी को किस तरीके से बचाएं, किस तरीके से यूज करें, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए यह पानी बचा रहे। तो इस तरीके के विकास को हम धारणीय विकास के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपका अपना चैनल है। और दोस्तों इस तरीके से हमने जितनी भी योजनाएं थी हमने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में 8वीं से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर हमने दोस्तों 8वीं 9वीं की और 10वीं 11वीं और आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको दोस्तों 92 से लेकर ये 97 तक चली थी। और फिर ये 97 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी दोस्तों
97 से लेकर 2002 तक चली थी। और ये दोस्तों 97 से 2002 तक चली थी। और फिर हमारी 10वीं दोस्तों 2002 से लेकर ये 2007 तक चली थी। और ये 11वीं 2007 से लेकर, ये 2007 से लेकर हमारी 2012 तक चली थी। फिर इसमें 5 जोड़ दो, ये 2012 तक से लेकर ये 2017 तक चली है। इस तरीके से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं। और यह दोस्तों आपको जितनी भी पंचवर्षीय योजना समझ में आई हो, अगर नहीं आई हो तो दोस्तों इसको दोबारा से वीडियो को देखें, और जो कि आपके जितने भी डाउट है क्लियर होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।